स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BS सर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर हेड है इस डिवीजन के। आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो है किस खरीफ सीज़न में किसान किन फसलों की खेती कर सकते हैं, वो कौन सी मुख्य फसलें हैं, वो कौन सी मुख्य सब्जियां हैं जिनका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं या जिनका खेती कर सकते हैं किसान। देखिए, खरीफ के मौसम में हमारे किसान भाई बहुत सारी साकीय फसलें हैं जिनको उगा सकते हैं, और जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं उन्होंने अधिकतर ने अपने खेतों में सब्जी फसलें अभी जो खरीफ की हैं उनको लगाया हुआ है, जिनमें हम बताना चाहेंगे प्रमुख रूप से खेत में अभी बैगन की रोपाई कर चुके होंगे हमारे किसान भाई, और भिंडी उनकी जो है अब तुड़ाई के लिए तैयार हो रही है। या बेल वाली जो सब्जियां हैं, लौकी है, तुरई है, या और दूसरी सब्जियां हैं बेल वाली, उनकी भी बिजाई किसान भाई कर रहे हैं। और जो किसान भाई अगेती फूल गोभी, अगेती पत्ता गोभी में रुचि रखते हैं, उनकी अगर पौध तैयार है तो या तो उन्होंने रोपाई कर दी होगी या रोपाई के लिए उनकी तैयार है। क्योंकि जो अगेती फूल गोभी है जिसको हम सितंबर माह में तैयार होने वाली किस्में मानते हैं, सितंबर मैच्योरिटी की, जिसमें पूसा, मेघना, कार्तिक शंकर आदि किस्में आती हैं, या अन्य और जो संगठन हैं जिन्होंने इसी मैच्योरिटी ग्रुप में किस्मों का विकास किया है, उनकी रोपाई या तो कर चुके हैं या रोपाई करने वाले होंगे। तो ये सारी सब्जी फसलें जो हमारे किसान भाई अभी खरीफ के मौसम में ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो है मिर्च की रोपाई कर सकते हैं, और अगेती पालक की बिजाई कर सकते हैं, और खरीफ ऑनियन की, खरीफ की जो प्याज है उसकी गंठियों से बिजाई अभी हमारे किसान भाई अगस्त के माह में कर सकते हैं। जी सर, मुख्य फसलें तो आपने हमें बता दी। हमारे किसान कई जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो कई किसानों की ये मांग भी होती है, वो कौन सी फसलें हैं जो अन्य फसलों के साथ क्रैश क्रॉप भी फसलें हैं जिनका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं या जिनकी खेती किसान करके कम समय में लागत कमा सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए, प्रश्न जो आपने किया है बहुत ही उचित प्रश्न है, और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जो हमारी मुख्य फसल है, मुख्य फसल के साथ अगर हम कोई सह फसली उगाते हैं या इंटर क्रॉप लगाते हैं, अगर हमारे किसान भाई जैसे मक्का लगाते हैं, मक्का में कोई सह फसली उड़द को लगाते हैं, या उसमें मूंग को लगाते हैं, या उसमें हमारी जो कंगनी होती है, कंगनी की रोपाई करते हैं, तो ये हमारी कुछ इंटर क्रॉप हैं जो एक परंपरागत तरीके से हमारे किसान भाई अपनाते हैं। लेकिन बागवानी फसलों में अगर हम बात करें, साकीय फसलों में, इनमें अभी नकदी की जो फसल है, अगर हमारे किसान भाई पालक अभी लगाना चाहते हैं तो पालक को मेड़ों पे लगा सकते हैं, धनिया की बिजाई कर सकते हैं, अगेती मूली की बिजाई कर सकते हैं, और अगेती साग सरसों की बिजाई कर सकते हैं। और ये फसलें लगभग 35 से 40 दिन में धनिया और पालक तैयार हो जाएगा, और जो मूली है वो भी अगेती मूली 40 दिन के 42 दिन में तैयार हो जाएगी, और हमारी जो साग सरसों है वो कोई 50 दिन में तैयार हो जाएगी। तो ये कम समय में अधिक पैदावार देने वाली और बेहतर पैसा देने वाली सब्जी फसलें हैं, और ये आने वाले समय में ये फसलें किसान भाइयों को बेहतर लाभ देने वाली हैं, क्योंकि देश भर में मानसून इस बार सक्रिय रहा है और बहुत अधिक जगह पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हुई है, जिसके कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हुई हैं, या आवागमन में पर्वतीय क्षेत्रों से जो सब्जियों के उत्पादन के आवागमन में बाधा आ रही है। तो इससे आने वाले समय में अगर ये मौसम ऐसे ही चलता रहा तो हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में हमारे जो सब्जी उत्पादक किसान हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में हैं और जहाँ उनकी रुचि है, तो इसको अपना करके निश्चित रूप से वो इससे बेहतर फ़ायदा और ले सकते हैं। जी, जिस तरह सर ने बताया कि क्रैश क्रॉप को कौन सी फसलें हैं जिन्हें आप किसान भाई लगा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, और कहीं ना कहीं मॉनसून का भी सर हम देख रहे हैं कि काफ़ी प्रभाव है कई राज्यों में, और कई ज़्यादा बारिश होने के कारण भी कई किसानों की फसलें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो वो कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके किसान अपनी फसलों को सुरक्षित कर रख सकते हैं और संरक्षित भी कर सकते हैं? निश्चित रूप से ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। अभी हमने देखा है कि इस वर्ष हमारे संस्थान का ही मैं अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगा
कि वर्षा की जो हमारी औसत मात्रा है वो लगभग प्रतिवर्ष हो रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वर्षा के वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव आया है। एक दिन में ही अचानक से 2-3 घंटे के अंदर 100 mm बारिश हो जाती है तो पूरे संस्थान में पानी भर जाता है। और कई बार ऐसा हो चुका है इस वर्षा के मौसम में संस्थान में कि अचानक से 60 mm बारिश हो गई, 100 mm बारिश हो गई। इससे क्या है कि जल भराव हो जाता है और जो हमारी सब्जी फसलें हैं वो जल भराव से बहुत अत्यधिक प्रभावित होती हैं। और हमें भी मुझे कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि हमारी जो बीज फसलें थी हमारे एक खेत में वो जल भराव के कारण पूरी नष्ट हो गई। हमें दोबारा उनकी रोपाई की तैयारी करनी पड़ी। जो हमारे प्रयास हैं वो उनमें हमारी लागत दुगनी हो गई। इसी प्रकार से जब हमारे संस्थान की स्थिति है तो अगर हमारे किसानों को भी इस तरह का सामना करना पड़ता है तो निश्चित रूप से किसान की जो पहले से बिजाई की गई फसल है या रोपाई की गई फसल है और अचानक से इतनी वर्षा हो जाती है तो उसका नुकसान उनको होता है और उनकी माली हालत पे प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि मौसम संबंधी जानकारी, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या गूगल के माध्यम से, कि आपके अगले 24 आवर में या अगले वीक में किस प्रकार का मौसम रहने वाला है, उसको ज़रूर देखने की आदत डाल लें और उसी के अनुरूप अपनी कृषि क्रियाओं का समायोजन करें। दूसरा, जो अधिकतर सब्जी फसलें हैं, मैंने जैसे कहा कि जल भराव उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनका उससे बचने के लिए 2 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बात तो होगी कि खेतों में जल निकास की समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो आपके ड्रेनेज चैनल हैं उनकी सफाई करके, खेतों की बंडिंग करके उनको ठीक करना है। दूसरा ये है कि जो भी सब्जी आप बारिश के मौसम में लगाई हैं या लगाने वाले हैं या रोपने वाले हैं तो उनको मेड़ों के ऊपर या उथली क्यारियों के ऊपर, रेज बेड के ऊपर लगाएं तो वर्षा की इस परिस्थितियों में उनको होने वाले नुकसान से वो कम हो जाता है। हमने देखा कि जैसे हमने जो फसलें मेड़ों के ऊपर लगाई थी या पहले से वो ठीक अवस्था में आ गई थी, उनमें नुकसान कम हुआ है। और जो बेल वाली फसलें हमने बारिश के कारण देरी से लगाई थी तो उनमें जल भराव के कारण सारे के सारे नवोद्भिद खत्म हो जाते हैं। तो लगभग इसी प्रकार की स्थिति हमारे किसान भाइयों के सामने भी होती है, उन्हें परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये तीनों तरीके अगर हमारे किसान भाई अपनाते हैं, मौसम संबंधी जानकारी रखते हैं और वो अपनी जो सब्जियां हैं उनकी बिजाई या रोपाई उथली क्यारियों पे या रेज बेड के ऊपर करते हैं। और तीसरी बात है खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था अगर वो रखते हैं। और जहाँ तक बात है बेलदार सब्जियों की, उनको हमारे किसान भाई रिच चैनल विधि से लगा सकते हैं और नाली से पानी निकाल सकते हैं। और मैं उनको सलाह देना चाहूँ जिन्होंने अभी बेल वाली सब्जी फसलें, चाहे लौकी है, तुरई है, सीताफल है, चिचिंडा है या कुंदरू वगैरह लगाए हैं या लगाना चाहते तो उनको ट्रेलिंग के ऊपर लगाएं। ट्रेलिंग के ऊपर लगाने से उनको क्या होगा कि एक तो उनकी फसल को अधिक वर्षा की स्थिति में नुकसान नहीं होगा, बीमारियां कम आएंगी, कीड़े कम आएंगे और फलों का तुड़ाई करना आसान रहेगा, परागण प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी और किसान की पैदावार में 25 से 30% वृद्धि ट्रेलिंग का जो तौर तरीका अपना करके अगर करेंगे तो उससे उनको बेहतर होगी और उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होगी। तो ये दोहरा फ़ायदा हमारे किसान भाई बेल वाली फसलों को ट्रेलिंग विधि में उगा करके कर सकते हैं। जी, बहुत ही बेहतरीन जवाब सर ने हमारे सवाल का दिया है कि किसान किन तरीकों को अपनाकर अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। सर, हम दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं और आपसे ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं एक बाज़ार की समस्या भी किसानों के सामने आती है। उनके समय पर बाज़ार में कई बार उनको रेट सही से नहीं मिल पाता है, तो कहाँ कुछ एक परेशानी रह रही है या किसानों के पास उतनी जानकारी अभी तक नहीं पहुँच पाती है कि वो अपनी फसल को बाज़ार तक कैसे ले जाएं ताकि उनको उनकी फसल का सही दाम मिल सके। देखिए, ये एक बड़ी चुनौती है किसानों के सामने कि अपने उत्पादित जो उत्पाद हैं उनका बाजारीकरण कहाँ पे करें। अभी आप देखेंगे पूरे देश भर में अधिकांशतः किसान अपने स्थानीय बाज़ारों में ही अपने उत्पाद की बिक्री करते हैं और उनको इस विषय में जानकारी के अभाव को भी मैं मानता हूँ। अभी भी जानकारी के इस टेक्नोलॉजी के दौर में किसान अभी भी इन जानकारियों से वंचित रह जाते हैं। हालांकि सरकार का प्रयास है कि भाई किसानों को जो आज की मॉडर्न
टूल एंड टेक्निक्स हैं उनके माध्यम से बाज़ारों से जोड़ा जा सके। लेकिन वो अभी तक अधिकतर हमारी जो सीरियल फसलें हैं, पल्सेज हैं, ऑयल सीड हैं, या बहुत ही कॉस्टली हैं, जैसे आपके बाहर से फ्लावर वगैरह इंपोर्ट होते हैं, उनके ऊपर अक्सर हम देखते हैं। और अधिकांशतः हमारे देश में जो सब्जियों का विपणन है वो होलसेल में ही होता है, मंडियों में होता है। किसान अपना उत्पाद बाज़ार में लेके आते हैं और वहाँ पे मंडी में उसकी बिक्री होती है, और उसमें जो क्रेता होते हैं वो उसका अपना मांग के अनुरूप भाव उनको दाम देते हैं। तो अगर उत्पादन एक साथ आ जाता है तो किसान को कम पैसे मिलते हैं। उनकी कई बार तो ऐसा भी होता है कि सब्जी में मैं देखता हूँ कि लागत से भी कम पैसा मिलता है, और कई बार उनको बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में ये छापा गया, लिखा गया कि कर्नाटक में जो टमाटर की खेती करने वाले किसान हैं वो करोड़पति बन गए, और या हिमाचल में, उत्तराखंड में जो टमाटर की खेती करते हैं, शिमला मिर्च की खेती, उनको फ़ायदा हुआ। निश्चित रूप से बागवानी फसलें किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का एक माध्यम है, और निश्चित रूप से गेहूँ, धान, तिलहनी दलों की अपेक्षा इनसे रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा मिलते हैं, और देश की पोषण सुरक्षा में भी बागवानी फसलों का अपना योगदान है। अगर एक गरीब आदमी पत्तेदार सब्जियों में चुलाई है या करमवा साग है, इसको अपने घर के आसपास उगा करके खाता है, या सेम उगा लेता है, पोहा है, तो उसको एक न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी मिलती है। तो बागवानी फसलों में मार्केटिंग की तो जो समस्या है उसको कई तरीके से मैं समझता हूँ कि उसका निस्तारण किया जा सकता है। एक तो किसान, भारत सरकार की भी योजना है कि हमें फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने हैं, FPO बनाने हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है हमारे सरकार की कि किसान स्वयं का अपना संगठन बनाएं, और बना करके बाज़ार में किस उत्पाद की ज़्यादा मांग रहेगी उसके आंकड़ों का अवलोकन करके और उस तरह की योजना बना सकते हैं और उसका उत्पादन कर सकते हैं। मैंने ये भी देखा, जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि संरक्षित खेती को प्रारंभ के दौर में जब 2000 के आसपास इसकी भारत में प्रारंभ हुआ मैदानी क्षेत्रों में, तो यदा कदा एक पॉली हाउस यहाँ लग गया, दूसरा पॉली हाउस यहाँ लग गया, तो वो एक बाद में महसूस किया गया कि वो एक सही अप्रोच नहीं थी। अगर हमको संरक्षित खेती में जाना है तो हमको एक क्लस्टर अप्रोच में जाना पड़ेगा, जहाँ पे एक नहीं अनेकों पॉली हाउस होंगे। उसके क्या फ़ायदे नुकसान होंगे हमारे किसान भाइयों को, मैं वो भी बताना चाहूँगा कि जब हमने देखा कि एक किसान अकेला 1000 स्क्वायर मीटर का या आधा एकड़ का पॉली हाउस बनाता है, तो उसके पास जो भी उत्पाद होता है वो को ट्रक लोड नहीं होता, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी समस्या आती है। अगर वो 4 क्विंटल माल लेके जाता है तो उसको पूरा भाड़ा देना पड़ता है, जबकि उसकी कैपेसिटी 40 क्विंटल की है। तो 40 क्विंटल ले जाएंगे तो भी उतना किराया देना है, और 4 क्विंटल ले जाएंगे तो भी इतना देना है। तो इस समस्या का निदान हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम किसान भाई अपने संरक्षित खेती क्लस्टर में करें, और उसकी मैं कई सफलता की कहानी बताना भी चाहूँगा कि अजमेर के पास एक क्षेत्र है जिसको हम मिनी इजराइल के नाम से जानते हैं। 250 से 300 पॉली हाउस हैं, और वहाँ से ट्रक के ट्रक भर के सब्जियों के जाते हैं। वो तभी संभव हो पाया कि वहाँ पे क्लस्टर अप्रोच को अपनाया गया। दूसरी बात क्लस्टर अप्रोच को अपनाने में ये होती है कि अगर पॉली हाउस में कोई समस्या आती है, ड्रिप में, फर्टिगेशन में, या उसका रॉ मटेरियल लेना है, तो कोई भी बड़ी एजेंसी वहाँ पे उनको सहारा देने के लिए, मदद देने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आपका अकेला पॉली हाउस होता है तो उसको वहाँ मिस्त्री को भेजने, कारीगर को भेजने या इंजीनियर को भेजने के लिए ज़्यादा लागत लगती है, और वो भेजने से कतराते भी हैं, क्योंकि भाई किसान का खर्चा बढ़ जाता है तो किसान अफोर्ड नहीं करता। तो ये हमें हर एक निर्णय का नफ़ा नुकसान देख करके ही निर्णय लेना है कि भाई हम क्लस्टर अप्रोच में जाएं या सिंगल अप्रोच। तो मार्केटिंग की अगर हम समस्या को इस देश में निपटाना चाहते हैं तो एक क्लस्टर अप्रोच उसके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरा विकल्प हो सकता है कि हम फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और अपनी उत्पादों को बाज़ार की मांग के अनुरूप पैदा करें, उनकी योजना करें, कौन से महीने में कौन सी सब्ज़ी कहाँ से आ जाएगी, और उसका भाव पिछले 2 सालों में, 3 सालों में क्या रहा है ट्रेंड, वो मालूम होना चाहिए।
तो इस तरह से अगर हम योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो मार्केटिंग को भी हम कुछ हद तक होने वाले किसान को जो चुनौतियां हैं उनको हम कम कर सकते हैं। इसको पूरी तरह से तो इसका निदान नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम इस प्रकार की अप्रोच काम में लाते हैं तो निश्चित रूप से हम इस दिशा में किसानों को काफ़ी मार्गदर्शन या मदद कर सकते हैं। जी, सर ने बिल्कुल सही बात कही है कि योजनाबद्ध तरीके से ही इस समस्या का निवारण किया जा सकता है। सर से आखिरी सवाल यही पूछेंगे, आप किसानों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे फसल क्रांति के माध्यम से? मैं फसल क्रांति के माध्यम से अपने किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि आप जो भी बागवानी फसलें, जिसमें सब्जी फसलों की अगर आप अभी बुआई करते हैं तो आपको मेड़ों के ऊपर करना है, उथली क्यारियों पे करना है, बेलदार सब्जियों को आपको ट्रेलिंग पे लगाना है और आपको जो है जल निकास की अपने खेत में समुचित व्यवस्था करनी है। और अगर आप समूह के आधार पे खेती करते हैं तो आपको जो बाज़ार की चुनौतियां हैं आप उसको निपट सकते हैं। आपका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो कम हो जाएगा और आपका जो बीज में लागत आती है ज़्यादा, आपको नगद लेना पड़ता है। तो जब आप बड़े पैमाने पे काम करेंगे, एक समूह में काम करेंगे तो आपको कोई उधार देने वाला होगा जो आपके दरवाजे पे ला करके अपना उत्पाद आपको उपलब्ध कराएगा। इससे आपकी समस्याओं को कम होगा। तो मैं अपने किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि आप समूह के रूप में या क्लस्टर के रूप में या आप एफपीओ बना करके अगर आप खेती में काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस दिशा में एक बेहतर कदम उठा सकते हैं और आप अपनी खेती को लाभकारी बना सकते हैं और आपकी आर्थिक संपन्नता का ये एक रास्ता मुझे नज़र आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर ने बताया कि इस तरीके से खरीफ सीज़न में फसलों का सही चयन कर सकते हैं, इसकी जो परेशानियां हैं इस समय की उनको कैसे आप उसका निपटान करके अपनी फसल से अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।